हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी हुआ है। इसमें कौन कौन से देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहानियां हैं? विश्व पटल पे आपने देखा होगा पत्रकारिता की शाख जो है वो गिरती चली जा रही है। वैश्विक पटल पे क्या मुसीबत आन पड़ी है, ऐसी सारी चर्चा करेंगे। बस बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 2025 में प्रेस की स्वतंत्रता पर संकट के बादल क्यों छाए हुए हैं? सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप कह देंगे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अभी हाल ही में जो इन्होंने इंडेक्स जारी किया है, इस इंडेक्स को देखते हुए लगता है कि वैश्विक पटल पे पत्रकारिता की शाख है बहुत गिरती चली जा रही है, बहुत दयनीय स्थिति है। प्रेस की स्थिति को कठिन करार दिया है पहली बार वैश्विक स्तर पर, और ऐसा संकेत मिल रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का आधार जो है वो अब हिलने लगा है। अब बात करते हैं कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से पत्रकारिता की शाख गिरती चली जा रही है। स्वतंत्र मीडिया पर यह गिरावट क्यों आ रही है? कुछ तीन मुख्य कारण हैं वैसे तो। एक तो है आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता यानी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या देखते हैं हम, जो न्यूज संस्थान है वो वित्तीय संकटों से जूझ रहे हैं। इसको विस्तार से मैं आगे अभी चर्चा करूंगा इसकी। राजनीतिक दमन यानी पॉलिटिकल रिप्रेशन। सत्ताधारी जो सरकारें होती हैं वो स्वतंत्र आवाजों को कुचलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई करवा देते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। फिर जैसे बात करते हैं हम मीडिया स्वामित्व का संकेंद्रण, यानी आपने देखा होगा मीडिया चैनल चलते हैं, किसके हाथों में होती है उसकी पावर? कई कंपनी के हाथ में होती है, कुछ लोगों के हाथों में होती है। इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। तो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता नहीं हो पाती है, आपने देखा भी होगा। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। भारत की स्थिति क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए, उसके बारे में चर्चा करने के बाद सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। भारत का रैंक जो है अब की बार कौन सा रहा है? 151 रहा है, 151वां स्थान रहा है इस 2025 के इंडेक्स में। पहले 2024 के इंडेक्स में कितना था? 159वें स्थान पे था भारत। अब कितना है? आप कह देंगे 8 स्थान भारत जो है अब ऊपर आया है। 8 स्थान भारत क्या है? ऊपर आया है अब की बार। तो लेकिन विश्व पटल पे देखा जाए तो सबसे टॉप पर कौन है? पहले नंबर पे देखा जाए, पहले नंबर की रैंकिंग किसकी है? नॉर्वे की है। नॉर्वे तो बहुत लंबे समय से टॉप पर ही आ रहा है। क्या वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है, तभी तो टॉप पर रहता है। कितना स्कोर है? 92.31 स्कोर है उनका। उसके बाद दूसरे नंबर पे एस्टोनिया है, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है, चौथे नंबर पे स्वीडन है, पांचवें नंबर पे फिनलैंड है, छठे नंबर पे डेनमार्क, आयरलैंड सातवें नंबर पे है, पुर्तगाल आठवें नंबर पे, स्विट्जरलैंड नौवें नंबर पे, चेक गणराज्य 10वें नंबर पे। आपने एक चीज नोट की होगी, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं इस प्रेस इंडेक्स में वो कहां की हैं? ये सारे के सारे यूरोपीय देश हैं। सारे के सारे ही आपको पता है कौन से देश हैं, ये यूरोपीय देश हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको एक मैप भी बता देता हूं, जो पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लें ना। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया? नंबर 1 कौन सा है? नॉर्वे है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे मैंने कौन सा बताया है आपको? एस्टोनिया बताया है। एस्टोनिया की कहां पर है लोकेशन? ये रहा एस्टोनिया। पहले नंबर पे ये रहा, दूसरे नंबर पे एस्टोनिया रहा, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड का नाम आता है। नीदरलैंड ये रहा तीसरे नंबर पे, ठीक है। चौथे नंबर पे देखा जाए तो स्वीडन का नाम आता है। स्वीडन कहां पे है? ये देखो नॉर्वे के बगल में, ये चौथे नंबर पे है स्वीडन। आपका लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको फील करवाना चाहता हूं कि कहां कहां है उनकी लोकेशन, थोड़ा आपको अंदाजा लग जाए। उसके बाद फिनलैंड की बात आती है तो पांचवें नंबर पे फिनलैंड का नाम आता है। छठे नंबर पे कौन सा देश है? डेनमार्क का नाम आएगा। ये रहा डेनमार्क। कहां पे है? ये छठे नंबर पे डेनमार्क है। सातवें नंबर पे किसका नाम आएगा? सातवें नंबर पे आपका आयरलैंड का नाम आता है। यूके के आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, ये है आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड का जो क्षेत्र है ना यूके का, उसके ये इस डायरेक्शन में दिखाई देता है आयरलैंड, जो कि वर्तमान में 7वें नंबर पे आया है। उसके बाद में पुर्तगाल जो है वो 8वें नंबर पे आया है। पुर्तगाल कहां पर है? स्पेन के आप देखोगे वेस्ट डायरेक्शन में, तो पुर्तगाल आपको दिखाई देगा 8वें नंबर पे, ठीक है। फिर किसका नाम आएगा? स्विट्जरलैंड का।
स्विट्जरलैंड आपको पता है बहुत प्रसिद्ध एक एरिया है। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्विट्जरलैंड, 9वें नंबर पे आया है ये। ऑस्ट्रिया के साथ बाउंड्री टच होती है इसकी। इधर से देखो फ्रांस के साथ टच होती है इसकी बाउंड्री। चेक गणराज्य की बात करते हैं तो ये 10वें नंबर पे है। चेक गणराज्य आपको पता है ये 10वें नंबर पे। देखो बताओ, इतना ही एरिया है इस यूरोप का जो कि टॉप 10 में आए हुए हैं इस अब की बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, यानी कितनी स्वतंत्रता है उनको इस प्रकार से। तो मैं उम्मीद करूंगा जो टॉप 10 में आए हैं उनके प्रति आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि उनकी लोकेशन कहां पे है। लेकिन हम अपने भारत की बात करते हैं। भारत के बारे में मैंने क्या कहा है, भारत कौन से नंबर पे आया है, 151st पे आया है, यानी 151वां स्थान रहा। इससे पिछली बार 2024 में कौन से स्थान पे था भारत, 159वें स्थान पर रहा। तो टोटल वैसे कितने देश हैं, टोटल जो है ना, टोटल तो 180 देश ही तो हैं। उन 180 देशों में से 159वें नंबर पे था पिछले साल। उन 180 देशों में अब की बार 151वें नंबर पे है। तो इसका मतलब कोई अच्छी हालत तो है नहीं, चिंता का विषय है ना। चिंता का विषय किस मायने में है, मक्खी बैठ रही है क्या बार बार यहाँ पे, चलो कोई ना। तो वैसे अगर देखा जाए चिंता का विषय क्या है, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं पत्रकारों पर हमले और धमकियां। इस प्रकार के आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। बहुत सारे देश आपको ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर ऐसी चिंताएं हैं। राजद्रोह के जो आपने देखा होगा कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग होता है। मान के चलो जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर उसका किसी ने भंडाफोड़ करना चाहा, कोई पत्रकार आया, कोई स्वतंत्र पत्रकार खड़ा हुआ, या तो उसको रिश्वत दी जाएगी कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप हमारे पास आ जाइए। या फिर क्या हो सकता है, वो कह दे नहीं नहीं मैं तो ईमान का पक्का हूं, मेरे लिए ये धरती प्रथम है, मेरे लिए देश प्रथम है, सत्ता में कोई हो मुझे कोई मायने नहीं है, मैं तो इसके लिए ही काम करूंगा। तो फिर दूसरा रास्ता वो क्या अपनाएंगे, सत्ताधारी को पता है कि हमारा भंडाफोड़ करेगा, हमारी नेगेटिव इमेज जाएगी समाज में, तो वो राजद्रोह का केस लगा सकते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का जो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चिंताएं हैं। और चिंताएं कौन सी हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में रिपोर्टिंग में खतरा रहता है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, कश्मीर की बात कर रहे थे हम, जम्मू कश्मीर की, है ना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम तहसील में अभी हाल ही में हमला हुआ, आतंकी हमला। अब उसके बारे में आपको पता है, ज्यादा आपको वीडियोस दिखाई नहीं गई हैं। जाहिर सी बात है संवेदनशील मुद्दा है, तो अगर आप अलग तरीके की पत्रकारिता करेंगे, सरकार के सिस्टम के अकॉर्डिंग ना चलते हुए, तो जाहिर सी बात आपको वहां पत्रकारिता क्यों करने देंगे। ठीक है, जैसे मणिपुर के हालात बने थे, मणिपुर में कितना आपने देखा होगा। वैसे तो आपने देखा होगा ये जो न्यूज चैनल चलते हैं, छोटी सी न्यूज होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं वो, अभी महाकुंभ लगा था, महाकुंभ में कौन प्रसिद्ध हुआ, आईआईटी वाले बाबा प्रसिद्ध हुए, मोनालिसा प्रसिद्ध हुई, मोनालिसा की आंखें कैसी हैं। ये मतलब पत्रकारिता है, बताओ। फिर कहते हैं कि हम आ क्यों नहीं रहे टॉप पर, टॉप पर कैसे आएंगे। लेकिन जो असली मुद्दा होता है उस पर अगर हम पत्रकारिता करें और वो भी निष्पक्षता के साथ, तो बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है शायद हमें, है ना। लेकिन अभी क्या है, बहुत दूर हैं हम उस क्षेत्र से। डिजिटल मंचों पर सेंसरशिप और निगरानी, ये भी क्या है, एक मुद्दा है। जो भी डिजिटल मंच बने हुए हैं, सेंसरशिप लगी होती है। अगर लगता है कि नहीं ये काम का नहीं है, उस पर क्या है, लगा दो कि नहीं ये आगे नहीं जाएगा। हाँ, कुछ एक हद तक हम कह सकते हैं कि भारत एक बढ़ता हुआ देश है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बढ़ रहा है आगे, कोई डाउट नहीं है। एक मायने में कह सकते हैं कि भारत को वैश्विक पटल पर एक छवि खराब हो जाए भारत की, इस प्रकार के प्रयास रहते हैं। इस वजह से इनको थोड़े से कम पर डाल दिया, थोड़ा बैक कर दिया। लेकिन इतना बैक भी तो नहीं हो सकता है ना, कुछ ना कुछ तो सत्यता होनी चाहिए। कुछ उनके तरीके से हो सकता है, कुछ हमें भी तो कमी है कुछ ना। चिंताएं क्या है, मानहानि, आपराधिक मामलों का में फंसा दिया जाता है लोगों को, आपने देखा होगा। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आप पत्रकारिता करके देखिए, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करके देखो। जब करके देखोगे ना तो आपको बहुत सारी धमकियां आने लग जाएंगी थोड़े दिनों में। ये वास्तविकता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, आपने देखा होगा आजकल। किसी स्पेसिफिक, मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी बुरी है कौन सी अच्छी है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप जब मतलब जो सत्ता में होता है उसके विपक्ष चलते हैं ना, तो आपके खिलाफ होता है। आईटी सेल जो होती है ना, जो बड़ी पार्टी होती है उनकी आईटी सेल काम करती है, ऑनलाइन ट्रोलिंग फुल होती है, आपकी बड़ी बेइज्जती होती है ना। तो
होता है ऐसा। चिंताएं और क्या है, सूचना तक पहुंच में बाधा बन जाती है, ठीक है, जो सूचना पहुंचानी होती है वो वास्तविक रूप से पहुंच नहीं पाती है, स्व नियमन का दबाव बना रहता है, कॉरपोरेट का हस्तक्षेप हो जाता है, इस प्रकार की कुछ चिंताएं हैं। अब चिंताओं के अलावा, बात करने के अलावा और भी हमारे पास कुछ हैं। मैंने कहा था स्वतंत्र मीडिया का पतन हो रहा है वैश्विक पटल पर भी, जरूरी नहीं है कि हमारे भारत में हो रहा है, अमेरिका में भी आपने देखा होगा। अभी देखते हैं अमेरिका के बारे में। ये देखो, मीडिया पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पढ़ोगे ये, मीडिया पर बढ़ता आर्थिक दबाव, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द मीडिया। कहा जाता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ना, आप फील कर पाएंगे कि 108 देशों में, टोटल 180 तो मैंने बताए हैं, यूएन में 193 देश हैं, लेकिन इसमें 180 देशों की बात हो रही है इस इंडेक्स में। 160 देशों में समाचार संस्थाएं जो हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। बताओ, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। विज्ञापन राजस्व में गिरावट है, डिक्लाइन इन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जो आप विज्ञापन करते हैं ना उसमें रेवेन्यू जो आता है उसमें गिरावट देखी जा रही है। खर्च में वृद्धि है, खर्च ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम आता है, वही बात है फिर बढ़ता आर्थिक दबाव। सरकारी समर्थन की भी कमी है, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर हम इस तरीके की बात करें जो मैंने आपको बताया है, मीडिया पर बढ़ता आर्थिक दबाव, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं वो देश कौन कौन से हैं, तो एक नाम आप मान के चलिए अमेरिका है। अमेरिका जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कह देते हैं, ये इसी कमी की वजह से जूझ रहा है। यहां पे सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से तो क्या है, ये 2 पायदान नीचे आ गया है। 2 पायदान नीचे आ गया, इसका मतलब पहले 2024 में इसका स्थान कौन सा था, 2024 में इसका स्थान जो था वो था अपना 55वां स्थान, अब ये 97वें स्थान पे आ गया है, यानी 2 स्थान नीचे चला गया। इसी वजह से अर्जेंटीना के भी यही हाल है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयरस है, 87वां स्थान है, 21 स्थान नीचे चला गया। बताओ, 21 पायदान नीचे चला जाता है क्या कोई, कमी रही है। ट्यूनीशिया की बात करते हैं तो 129वें स्थान पर आया है, ये 11 स्थान नीचे चला गया। ये था आर्थिक दबाव। आर्थिक दबाव क्या होता है, आर्थिक दबाव कहां कौन से देशों में देखने को ज्यादा मिला, एग्जाम्पल आपके सामने मैंने थोड़े से बताए, और भी हैं, मैंने बताए हैं जो आपके चर्चा में बने रहते हैं देश, उनकी बात हो रही है। मीडिया स्वामित्व का संकेंद्रण, ये कौन सा है, दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कहा जाता है कि 46 देश ऐसे हैं इन 180 देशों में से जहां पर मीडिया कुछ हाथों में है। कुछ हाथों का क्या मतलब है सॉरी, हाथों का मतलब एक तो होता है मालिक, यानी कौन चंदा दे रहा है, ठीक है, और एक होता है कंपनी, यानी कौन सी कंपनी। अब मान के चलो आप किसी भी XYZ नाम की कोई मीडिया कंपनी है, आप उसमें चले गए, एक न्यूज ये क्रिएट करते हैं, न्यूज बताते हैं डेली की, आप बड़े निष्पक्ष और स्वतंत्र विचारों के आदमी हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं देश तो अपना ही है बस। फिर जब जाएंगे तो वहां पर आपको उस वर्क कल्चर के बारे में पता लगेगा कि नहीं नहीं मालिक का ये कहना है कि ऐसी न्यूज नहीं छापते, कंपनी कहती है कि नहीं नहीं ये हमारी पॉलिसी के विरुद्ध है, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो फिर आप फील कर पाएंगे कि हाँ दबाव बना रहता है। अब दबाव बना रहता है, ऐसे एग्जाम्पल आपको कहां कहां देखने को मिल रहे हैं वर्तमान में। उदाहरण है एक चेक गणराज्य, अभी मैंने लोकेशन बताई थी इसकी आपको, चेक गणराज्य यूरोपीय देश है ना, एक 10वें स्थान पर आया है। इसी वजह से कनाडा जो है 21वें स्थान पर रहा, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ इसका। ऑस्ट्रेलिया 29वें स्थान पर रहा, इसी वजह से। और उदाहरण है 25वां स्थान रहा फ्रांस का, 4 स्थान नीचे चला गया है वो। रूस जो है वो 171वें स्थान पर रहा है, सरकारी नियंत्रण है अच्छा खासा, अच्छा खासा नहीं बहुत बड़े स्तर पर सरकार का नियंत्रण है प्रेस पर वहां पर, इसी वजह से 171वें स्थान पर आए हैं। मान के चलो टोटल 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें 171वें नंबर पर आ रहा है रूस। तो क्या कह सकते हैं, मतलब यह है कि रूस जो है उसमें बिल्कुल सरकारी नियंत्रण है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यानी जो 180 नंबर पे आया होगा वो कौन सा होगा, आप हैरानी होगी आपको, बताएंगे, चलो कोई ना, बने रहिए। तीसरा जो पॉइंट हमें पता करना है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप और सेंसरशिप। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, सेंसरशिप लगा दी जाती है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, वैसे तो यहां पर बताए गए हैं कि 21 देशों में
जो मीडिया मालिक हैं वो खबरों को प्रभावित करते हैं। मीडिया मालिक कहते हैं नहीं, इस प्रकार के न्यूज नहीं छापनी है, आपको अलग चलना है। हालांकि 92 देशों में सरकारी हस्तक्षेप होता है। मीडिया मालिक करते हैं हस्तक्षेप 21 देशों में, लगभग 92 देशों में बताया जाता कि सरकार जो है वो खुद हस्तक्षेप करती है। सरकार सत्ता में होती है, सरकार सत्ता में होती है, उनके खिलाफ क्यों बोले? कोई बोलेगा तो हम कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे, पैसा देंगे, पैसा नहीं तो कुछ और दे देंगे, ठीक है, नहीं माने तो और भी कई रास्ते हैं, मरवा देंगे। अभी आपको जिक्र करूंगा मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको कि इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, और इस तरीके का देखने को मिलता है, इसके विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। उदाहरण की बात करें तो इससे कौन जूझ रहा है? इजराइल जूझ रहा है इससे। इजराइल जूझ रहा है इस राजनीतिक हस्तक्षेप से और सेंसरशिप से, ठीक है। इजराइल कौन से स्थान पे आया है? 112वें नंबर पे आया है, 11 स्थान नीचे गिर गया है वो। फिलिस्तीन और इजराइल में तो आपको पता है विवाद बना रहता है। फिलिस्तीन में तो आपको पता है संघर्ष के बीच दबाव बना ही रहता है वहां की मीडिया पर, और 163वें नंबर पे आया है। यही कारण है, और कोई कारण है क्या? कानूनी धमकियां, एक दमनकारी कानून, ये चौथा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई देश पत्रकारों को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव कानूनों का दुरुपयोग करते रहे हैं, है ना। ये तो वही बात है कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम सरकारें ऐसी होती हैं जो सत्ता में आ जाएं और सत्ता का उनको नशा ना चढ़े। हर कोई सत्ता में आने के बाद ये सोचता है कि मैं ही हूं, तो वो चाहता है कि हमारी सत्ता कभी ना जाए, चाहे हम कौन से भी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएं। तो जॉर्जिया की बात करते हैं, तो जॉर्जिया इसी से जूझ रहा है, इसी समस्या से। जॉर्जिया में अगर देखा जाए तो 11 स्थान नीचे गिर गया है इस रैंक में, 114वें नंबर पे आया है। जॉर्डन की बात करें तो 147वें नंबर पे आया है, 15 स्थान नीचे गिर गया। ये कारण क्या है? कारण यही दमनकारी कानून है वहां पे, अगर कोई खिलाफ बोला तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा था टोटल 180 देश हैं। सबसे लास्ट में देखो कौन सा हो सकता है, सबसे लास्ट में है इरिट्रिया, यानी सबसे एंड में से टॉप किया है इरिट्रिया ने। इरिट्रिया में बिल्कुल आप कह सकते हैं सशक्तिकरण है, मीडिया पर बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि मीडिया पर किसकी वो है? आप कह देंगे सरकार की, नियंत्रण है सरकार का। उत्तरी कोरिया भी बताओ एक स्थान सेकंड लास्ट पे आया है, बताओ। उत्तरी कोरिया जिसे हम तानाशाह का वो कहते हैं कि तानाशाही है वहां पे बहुत ज्यादा, किम जोंग उन वाला, है ना। चलो चीन जो है, चीन में भी आपको पता ही है, चीन में अभी कुछ समय पहले आपने देखा था वो जो है वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने संविधान ही बदल दिया, बोला हम तो है ही, हम ही रहेंगे। तो है ना कुछ तो है ही, जो सत्ता में रहने के लिए किसी लेवल पे जा सकते हैं। तो चीन वैसे विकसित है जरूर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अत्याचार भी तो होता है लोगों पे। वो कौन सा प्रांत है जो तिब्बत के साथ लगता है, वहां पे मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं ये वहां के। तो सीरिया जो है 177वें नंबर पे है, 176वें नंबर पे ईरान है। नीचे से अगर देखोगे टॉप पर तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, निकारागुआ, रूस। रूस का स्थान 171वें नंबर पे है, लेकिन सबसे लास्ट नंबर पे कौन है? इरिट्रिया है। थोड़ा उत्तरी कोरिया, चीन, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, निकारागुआ, रूस। वियतनाम को यहां पर ऐसे देख के फील नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा था कि वियतनाम इतना नीचे जा सकता है इस स्कोर में। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है और समाधान क्या निकलते हैं? जो भी बातें हमने पढ़ी हैं उससे लगता है कि वास्तव में प्रेस स्वतंत्रता संकट में है, प्रेस फ्रीडम क्या है? क्राइसिस से जूझ रही है। अगर ऐसा है तो जहां पर लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र तो है लगभग, आपको पता है पूरे विश्व पटल पे देखोगे तो बहुत कम ऐसे हैं जहां पे राजतंत्र की परिकल्पना दिखती है आपको, है ना। तो लोकतंत्र के लिए चेतावनी है ये। अगर ऐसा हो, मान के चलो लोगों का तंत्र है, लोगों के लिए आवाज उठनी चाहिए, लोगों में से ही कोई उठता है कि मैं आपकी आवाज बनूंगा, उसको अगर दबा दिया जाए किसी कारणों से, उसको बहला फुसला कर मार दिया जाए या उसको कुछ भी कर दिया जाए, पैसा देकर लालच, चलो पैसा देंगे फिर तो वो लालची हो गया ना, लेकिन अगर वो पैसे से न माने, फिर उसको अगर डराया धमकाया जाए, दमनकारी नीतियां अपनाई जाए, तो फिर वो गलत बात है, लोकतंत्र के लिए खतरा है ऐसा सिस्टम। तो क्या करना चाहिए अगर ऐसा सिस्टम हो जाए? बदल दो। जनता की पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर होती है। हालांकि
वो कहते हैं ना बलिदान मांगता है हर सिस्टम। तो एक पीक लेवल पर जब ऐसी चीजें पहुंच जाती है ना, तो फिर आपको बहुत परेशानी होती है, चीजें बदलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मजबूत कानून क्या है? ये है अपना समाधान। मजबूत कानून बनाए जाने चाहिए कि चाहे सरकार कैसी भी हो, कुछ भी हो, कोई डराए धमकाएगा नहीं। और इसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए कि कोई भी सरकार में बैठे हुए लोग किसी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे व्यक्ति को प्रताड़ित ना करे, उस पर झूठा मुकदमा ना डाले, और जो भी सुरक्षा कानून बने हुए हैं उन पर उनका दुरुपयोग करते हुए उसका यूज करके ना करे वो, ठीक है। पत्रकारी पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, विविधता और पारदर्शिता, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ सरकार के विपक्ष में बोल रहे हूं। सरकार के विपक्ष में बोलने का मतलब ये नहीं होता कि वो देश के विरोध में बोल रहा है। आपको पता है, अभी थोड़े समय पहले चर्चा में आया था एक विषय कि जो सरकार के विरोध में बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया भाई? ठीक है, मतलब एक होता ना कि हर किसी पार्टी का एक उद्देश्य होता है। कोई राम को मानते हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी जो है वो राम को मानकर आगे चलती है। और भी पार्टी हैं जो राम को मानती है, हम मानते हैं भगवान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी चाहता हूं कि अगर कुछ कारण बीजेपी गलत कर रही है तो अगर मैं बीजेपी के खिलाफ में जाता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मेरी भावनाएं कुछ अलग है, उनकी भावनाएं कुछ अलग है। पीक पॉइंट तो एक ही है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि आवाज उठनी चाहिए, लेकिन जिस मुद्दे को उठाकर कोई ये कह दे कि नहीं नहीं ये गलत है, तो वो हर चीज ऐसे थोड़ी होती है। मेरी भावनाएं समझ पा रहे होंगे आप, है ना? तो थोड़ा सा उम्मीद करूंगा जो बातें मैंने आपको समझाई है उनको फील करने का प्रयास करो, और कुछ नहीं है। जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, आवाज उठिए, आवाज बनिए, अपने साथियों को उठाइए, है ना? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य चाहे आप किसी प्रकार का ले सकते हैं। आप पढ़ाई में नौकरी पाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको सहना पड़ेगा। जो देता है उसको बहुत कुछ खोना पड़ता है ना? ऐसे नहीं मतलब दानवीर बना जाता। जो दानवीर होता है उसको पता होता है कि वास्तविक कितना सशक्त बनना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया है, और शेयर कर दीजिएगा बस। ओके।